आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नारी शक्ति वंदन बिल की, जिसे हम महिला आरक्षण बिल के नाम से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। यह बिल कल लोकसभा में पेश हुआ था और आज करीब 8 घंटे लंबी चर्चा और 60 सांसदों के भाषणों के बाद देर शाम ये लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 450 से ज्यादा वोट पड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, तो उसमें 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए, तो वो हो गया। 454 इतने वोट पक्ष में पड़े, 2 लोगों ने इसके खिलाफ वोट डाला। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। अब कल इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद यह मौका आ रहा है जिससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की आवाज को और बुलंद किया जाएगा। हालांकि हमारा यह मानना है, जब उनकी 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर आप देखें, आबादी 48.7%, लगभग 50% आप मान लीजिए, तो रिजर्वेशन 33% क्यों? ये तो एक बात होगी, लेकिन आवाज तब बुलंद होगी, इसका भी एक सवाल है, कब बुलंद होगी? यह बिल किसी भी हाल में अगर पास हो जाता है तो 2024 के चुनाव में तो अमल में नहीं आ सकता, क्योंकि आप फाइन प्रिंट में जाएंगे ना, तब आपको ये सब चीजें पता चलेंगी। अगर 2024 के बाद जनगणना हुई, यानी कि सेंसस हो गया टाइम पर, और उसके 2-3 साल बाद परिसीमन हो गया, जो कि 2026 में होना है अगर मगर, तब जाकर के ये बिल 2027 से पहले अमल में नहीं आ सकता। और उसके बाद जब ये सब हो गया, तब इसमें प्रावधान है कि डिलिमिटेशन हो जाए और सेंसस हो जाए, उसके बाद ये महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि महिलाओं को इंसाफ, शर्तें लागू के सितारे के साथ मिल पाएगा। जब आप कुछ लेते हैं ना, उसमें होता है कि फलाना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, छोटा सा सितारा, कंडीशन अप्लाई, उस तरह ऐसी बात लग रही है। एक मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ भी। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि जब सरकार महिला आरक्षण बिल लाई, तो एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन में यह सियासी सेंध की कोशिश मानी गई, क्योंकि इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आप यह पाएंगे कि जहां कांग्रेस इसके पक्ष में थी, वहीं पर आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दल महिला आरक्षण पर कांग्रेस से एक विपरीत रुख रखते थे। जब यह बिल 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने राज्यसभा में पास कराया था, तब इस तरीके की स्थिति आई थी। यानी कि कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि यह एक तरीके का सरकार का विपक्ष पर नहला था कि और आओ इंडिया गठबंधन बनाओ, हम ऐसी चीज ले आएंगे जिसमें आपका मत विभाजित हो जाए। लेकिन क्या विपक्ष ने इस आपदा को अवसर में तो नहीं बदल दिया? क्या ओबीसी की गोंद ने विपक्ष को फिर से तो नहीं जोड़ दिया? यानी सरकार के नहले पर विपक्ष का दहला। आज लोकसभा में हुई चर्चा में यह मुद्दा जमकर उठा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है, वह उठाने ही चाहिए। यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। वो ये भूल गए कि सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, कब का ये गुलिस्तान हो चुका होता। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी
समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। भैया मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया।